बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास मैट्रिक फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज भी जो है बहुत कम लोग मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। मोहम्मद हादी साहब पूछ रहे हैं सर क्या हाल है। अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 11 मेरे ख्याल से ख़त्म किया था। अच्छा जी, हम ना कह रही हैं कि आवाज़ हल्की है। बेटा आप अपना जो है वो स्पीकर चेक करें। यहाँ से तो आवाज़ पूरी है। अच्छा बेटा, पिछली क्लास में हम लोग ने जो है वो चैप्टर नंबर जो है वो 11 मेरे ख्याल से ख़त्म किया था। उसके न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को कराए थे और उसके साथ साथ जो है वो एमसीक्यूज़ भी कर लिए थे। और आज हम लोगों को जो है वो चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करना है। हाँ जी, ऐसा ही है कि कुछ चैप्टर नंबर 11 में रह गया था। चैप्टर नंबर 11 का लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था मैंने, ज़रा जल्दी से बताएं। चैप्टर नंबर 11 का लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था? चैप्टर नंबर 11 का लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था? डेरिवेशन करवाई थी। अच्छा जी, आयशा उस्मान कह रही हैं डेरिवेशन कराई थी। कौन सी वाली? पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी कराई थी या कोई और कराई थी? बेटा इस चैप्टर में हमारे पास दो डेरिवेशन है। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक डेरिवेशन है हमारे पास पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, एक ये डेरिवेशन थी। और एक थी बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। ये दो डेरिवेशन है। अच्छा, एक डेरिवेशन और है, हाँ ये वाली। एल टू इज इक्वल्स टू एक ये वाली है एल टू इज इक्वल्स टू एल वन और 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये वाली मेरे ख्याल से करा दी थी। अच्छा जी, मरियम सलमान कह रही हैं सर मेरे पास स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन तो बेटा शो हो रही है बाकी सबके पास। स्क्रीन शो हो रही है बाकी सबके पास। अच्छा जी बेटा, मरियम सलमान आप जो है वो आप दोबारा ज्वाइन करें। अच्छा जी, तो ये वाली डेरिवेशन मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को कराई थी। एल टू इज इक्वल्स टू एल वन 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अच्छा जी। अच्छा बेटा, दो डेरिवेशन इसमें रह गई थी। एक मेरे ख्याल से ये पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी,
एक ये डेरिवेशन है और एक है बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा। ये दोनों डेरिवेशन मैं आप लोगों को कराऊंगा जब आप लोग इंशाल्लाह फिज़िकल क्लास में होंगे। अभी तो ये डेरिवेशन जो है वो कराना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये थोड़ी बड़ी डेरिवेशन है, ये जो है वो ऐसे हो नहीं पाएंगी। अच्छा बेटा चलें, आज हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक काम करें, अपने नोट्स निकाल लें और नोट्स का जो पेज नंबर है, नोट्स का पेज नंबर 95, नोट्स का बेटा पेज नंबर 95 निकाल लें आप लोग, पेज नंबर 95। अच्छा जी, पेज नंबर 95 पे जो है हमारा चैप्टर नंबर जो है वो 12 स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर का नाम है बेटा साउंड एंड वेव्स। अच्छा जी, पहले जो है वो नहीं बेटा, मोहम्मद हादी डेरिवेशन आप लोगों को इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में कराऊंगा। फ़िलहाल जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ी डेरिवेशन है, थीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, वो हो नहीं पाएगी। अच्छा जी, ज़रा नोट्स में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफाइन पीरियोडिक मोशन एंड गिव्स इट एग्जाम्पल। पीरियोडिक मोशन क्या चीज़ होती है? देखिए इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, कह रहे हैं द मोशन दैट रिपीट इट सेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन। वो मोशन जो अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करे, रिपीट करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं और हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। सही है बेटा। इसके बाद आप लोग अगले पेज पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 पे डायरेक्ट। ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारे कोर्स में इंक्लूड है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज़ होती है? कह रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। कह रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एक ऐसी वाइब्रेटरी मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, डिस्प्लेसमेंट के, एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन, और ये जो है मीन पोजीशन से क्या हो, दूर हो। सही है। देखें यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को एक पेंडुलम बना के दिखाता हूँ। देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन असल में होती क्या चीज़ है, ज़रा ज़रा आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखें। देखिए बेटा, ये हमारे पास जो है वो एक पेंडुलम है जो कि ऐसे और ऐसे क्या होने वाला है, वाइब्रेट होने वाला है। सही है जी। इसकी जो मोशन है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सही है, क्योंकि ये जो है होता क्या है इसमें कि ये जो यहाँ पे एक फ़र्ज़ कर लें आप लोग, जो है ये कोई यहाँ पे मेटल का कोई बॉल है, ये जो है क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है, फिर यहाँ से ये इस तरफ जाती है, फिर ये ऐसे ऐसे जो है वो क्या होती है, मूव होती है। तो इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अच्छा, इसमें जो है इसकी कंडीशन, पहली कंडीशन ये होती है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि इस बॉल को आप लोग जितना ऊपर लेके जाएंगे वो उतनी ही स्पीड से क्या होगी, वापस आएगी। सही है। तो अगर आप इसको जो है वो थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी एक्सेलरेशन कम होगी, और अगर आप उसको जो है वो ज़्यादा ऊपर तक लेके जाएंगे तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो चीज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एस। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे
जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस को इन्होंने डिनोट किया है किससे, एक्स से। डिस्टेंस को डिनोट किया गया है किससे, एक्स से। और ये जो माइनस है, ये माइनस क्या चीज़ को शो कर रहा है, माइनस का मतलब ये है कि देखें अगर आप इसको जो है वो ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इसको रिलीज करेंगे तो ये वापस कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। यानी आपने फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाई थी ये उसकी इनवर्स डायरेक्शन में जो है वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। इसकी वजह से यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया, माइनस इस्तेमाल किया गया। सही है। तो जो है मैं दोबारा सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पढ़ता हूँ, आपके नोट्स के पेज नंबर 96 क्वेश्चन नंबर 2 पे मौजूद है। कह रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ वाइब्रेटरी मोशन in which acceleration is directly proportional to the displacement and always directed towards the mean or equilibrium position। अच्छा, मीन पोजीशन क्या होती है, देखें ये जो इसकी सेंट्रल पोजीशन है ये वाली, ये पोजीशन जो है वो क्या कहलाती है, मीन पोजीशन कहलाती है। लेकिन ये जहाँ पे इसका, इसको कहते हैं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहा जाता है। यानी बॉब, ये जो बॉब है, ये जो बॉल है, ये जहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे ये आके रुकती है, इसे हम कहते हैं इसकी मीन पोजीशन। सही है। तो ये होता क्या है कि जब भी आप इसको ऊपर लेके जाएंगे और रिलीज़ करेंगे तो ये अपनी मीन पोजीशन से होके बार बार क्या होगी, गुजरेगी। यहाँ से ये ऊपर जाएगी, सही है, फिर ये अपनी मीन पोजीशन पे वापस आएगी। इस तरीके से जो है ये इसका जो, इसकी जो मोशन है वो क्या होगी, कंटिन्यू होगी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। उसके बाद नीचे बता रहे हैं नेगेटिव साइन शोज दैट द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन। यानी इसका मतलब ये है कि जब भी आप इस बॉल को ऊपर की तरफ ले जाके जो है वो रिलीज करेंगे तो ये क्या होगी, नीचे की तरफ वापस आएगी। यानी आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है ये उसके इनवर्स डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ कंडीशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, कह रहे हैं द बॉडी मस्ट एक्ट अपॉन बाय सम रिस्टोरिंग फोर्स। यानी बॉडी को जो है वो कोई फोर्स लगाने वाला होना चाहिए। अगर पेंडुलम अपनी जगह मौजूद है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा तो वो मूव ही नहीं करेगा। तो जब तक कोई उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा उसके अंदर मोशन जो है वो डेवलप नहीं होगी। इसी तरीके से द बॉडी मस्ट हैव इनर्शिया। अच्छा जी, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया जो है वो हम लोगों ने कौन से चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 में मैंने आप लोगों को जो है वो इनर्शिया पढ़ाया था। मैं ज़रा आप लोगों को याद दिलाता हूँ इसकी डेफिनेशन। अच्छा जी, बताइए थी किसकी डेफिनेशन। देखिए चैप्टर नंबर 4 में जो हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सही है। तो उसमें जो है वो हम लोगों ने इनर्शिया को जो है वो क्या किया था, डिस्कस किया था। तो जो असल में फर्स्ट लॉ है वही क्या कहलाता है, इनर्शिया भी कहलाता है। फर्स्ट लॉ क्या था, मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। कह रहे हैं एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अंटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सही है। यानी जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाई जाएगी जब तक वो बॉडी जो है वो क्या होगी, मूव नहीं होगी। तो हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो क्या है कि बॉडी के ऊपर जो है द बॉडी मस्ट हैव इनर्शिया। सही है। यानी उसके अंदर जो है वो अपोजिंग एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, एक तरीके से अगर आप लोग देखें तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन तकरीबन जो है वो क्या है, सेम बात है।
अच्छा जी, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आते हैं। जो कंडीशन नंबर 3 यहाँ पे आपको दी हुई है, कह रहे हैं द एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होनी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये जो मैंने फिगर बनाई थी, इसको मैं ज़रा दोबारा बना के आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास ये जो है वो एक पेंडुलम है, सही है। इसको अगर मैं थोड़ी सी फोर्स लगाऊंगा तो ये यहाँ तक आएगा, अगर मैं इसको थोड़ी ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये थोड़ा और ऊपर तक आ जाएगा, सही है। इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है, जो एक्सेलरेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। जितना आप इसको ऊपर लेके जाएंगे एक्सेलरेशन इसमें उतनी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, सही है। तो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, उसके डिस्प्लेसमेंट के। ये जो फासला है ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, द सिस्टम शुड बी इलास्टिक। सिस्टम जो है वो क्या होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, सही है। इलास्टिक जो है वो आप लोग चैप्टर नंबर 11 में पढ़ चुके हैं। इलास्टिसिटी हम लोगों ने पढ़ा था, इलास्टिक लिमिट पढ़ा था। अच्छा, पांचवा पॉइंट क्या है, कह रहे हैं द सिस्टम शुड ओबे हुक्स लॉ। सिस्टम को जो है वो हुक्स लॉ को ओबे करना चाहिए, तो ये हुक्स लॉ क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 में पढ़ाया था। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सही है, ये हम लोगों ने पढ़ा था हुक्स लॉ में। अच्छा, द एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टेड टू मीन पोजीशन। जो भी एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन जो है वो किसकी तरफ होनी चाहिए, मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आप इस बॉल को, ये जो आपके पास यहाँ पे बॉब है, इसको उठा के ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आएगी, सही है। ये मीन पोजीशन की तरफ क्या हो जाएगी, वापस आएगी। तो ये बेटा मैंने आप लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पढ़ाई और उसके साथ साथ उसकी जो है वो हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ी। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखें एग्जांपल क्या है, कह रहे हैं बॉडी अटैच टू अ स्प्रिंग हॉरिजॉन्टली ऑन एन आइडियल स्मूथ सरफेस। अगर किसी स्प्रिंग के साथ आप किसी बॉडी को अटैच करें और उसको किसी स्मूथ सरफेस के साथ क्या कर दें, अटैच कर दें, और जब आप उस बॉडी को स्ट्रेच करके रिलीज करेंगे तो होगा क्या, वो बॉडी बार बार जो है वो अपनी जो है वो जगह को चेंज करेगी। यानी वो पहले जो है वो स्प्रिंग की तरफ जाएगी, फिर स्प्रिंग से दूर होगी, फिर स्प्रिंग के करीब जाएगी, फिर स्प्रिंग से दूर होगी। यानी उसकी जो मोशन है वो क्या होगी, रिपीटेड मोशन होगी, यानी कुछ ऐसे 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 इस तरीके से बॉडी जो है वो क्या करेगी, मूव करेगी, सही है बेटा। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं, द मोशन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड पेंडुलम। जो पेंडुलम है हमारे पास, एक ये जो पेंडुलम मैंने आपको बना के दिखाया है सिंपल पेंडुलम कहलाता है। अच्छा, इसके साथ और भी कुछ चीज़ें अटैच कर दी जाएँ या उसकी डायरेक्शन या उसका शेप थोड़ा चेंज कर दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड पेंडुलम कहते हैं। तो इन दोनों, ये दोनों मोशंस जो हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती हैं। अच्छा जी, तीसरी एग्जाम्पल कह रहे हैं मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर वे के अंदर मूव हो रही है तो उसकी जो प्रोजेक्शन है यानी उसका जो अक्स है वो भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तीसरी एग्जाम्पल कह रहे हैं मोशन ऑफ अ स्विंग, जो झूला होता है बच्चों का, उसकी मोशन जो है वो भी क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, सही है बेटा। तो ये मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन की आपको डेफिनेशन पढ़ाई, उसकी कंडीशंस पढ़ाई और उसकी कुछ जो है वो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स बताई। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, देखें अगले टॉपिक में हमारे पास है कुछ डेफिनेशन है छोटी छोटी सी। इनमें सबसे पहली डेफिनेशन है वाइब्रेशन की। अच्छा जी, वाइब्रेशन क्या चीज़ होती है, कह रहे हैं अ कंप्लीट राउंड ट्रिप फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड देन बैक टू द फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। देखिए इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास एक पेंडुलम है, सही है। इसको हमने उठा के यहाँ तक लेकर आए और यहाँ से हमने जब इसको रिलीज़ किया तो ये वापस जो है वो होते हुए यहाँ तक पहुँच गया। अब ये जो इसका पूरा एक राउंड ट्रिप है, यानी ये यहाँ से मूव हुआ, यहाँ तक गया और फिर यहाँ से ये वापस आया, इसे क्या कहते हैं, वन वाइब्रेशन कहते हैं,
सही है, ये यहाँ से मूव हुआ और यहाँ से जो वापस आया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वन वाइब्रेशन कहते हैं। ये वाला जो इसका पॉइंट है ये कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन। सही है, और ये वाली पोजीशन भी क्या कहलाती है, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। तो एक दफ़ा एक्सट्रीम पोजीशन से बॉल मूव हुई, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक गई और फिर वापस आई, इसे कहा जाता है वन वाइब्रेशन। इसका आप लोग जो है वो अगर प्रैक्टिकल्स हुए तो एक प्रैक्टिकल भी आप लोग करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि वाइब्रेशन क्या चीज़ होती है। आगे चलते हैं हम लोग टाइम पीरियड की तरफ। टाइम पीरियड क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इट इज़ डिनोटेड बाय टी, इट्स यूनिट इज सेकेंड। अब देखें बॉब जो है वो यहाँ से मूव होना शुरू हुआ, इस पोजीशन से यहाँ तक पहुँचा और यहाँ से वापस मूव होके यहाँ पे आ गया। अब इसने जो टाइम लगाया यहाँ से वहाँ तक और फिर वहाँ से यहाँ तक आने में जो इसने टाइम लगाया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। यानी एक वाइब्रेशन जो है वो जितनी देर में उसने कंप्लीट की, उसे क्या कहा जाता है, टाइम पीरियड कहा जाता है। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, और इसकी यूनिट जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, सेकेंड होती है। अच्छा जी, अगले पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 97। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक डेफिनेशन गिवन है किसकी, फ्रीक्वेंसी की। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है। कह रहे हैं द नंबर ऑफ वाइब्रेशन एग्जीक्यूटेड बाय एन ऑसिलेटरी बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी एक बॉडी जो है वो 1 सेकेंड के अंदर कितनी दफ़ा वाइब्रेट होती है, ये चीज़ उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। सही है बेटा। तो ये जो है कुछ डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाई, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आपके पेज नंबर 97 के ऊपर जो है वो ये जो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है इसमें आगे कुछ चीज़ें और लिखी हुई हैं। कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ और स्मॉल वी। ये जो लिखा है ये स्मॉल वी है। ये स्मॉल वी जो है ये हम लोग अमूमन जो है वो आगे की क्लास में आप लोग इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट ईयर में। यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर जो है वो एफ इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल एफ। सही है, मैट्रिक क्लास में हम लोग ज़्यादातर जो है वो उसको स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। अच्छा, नीचे जो है वो एक फार्मूला दिया हुआ है, कह रहे हैं रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, कह रहे हैं टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इसका मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन है। सही है, यानी एफ इज इक्वल्स टू 1/t। जितनी ज़्यादा टाइम पीरियड जितने ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उतनी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो ये जो है वो एक f इज इक्वल्स टू 1/t हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसको हम लोग जो है वो आगे न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 के ऊपर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 के सामने जो है वो एक डेफिनेशन लिखी हुई है। अच्छा, ये असल में क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो नीचे वाला सवाल है जो लिखा हुआ है प्रूव दैट अ मोशन ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस। ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। ऊपर जो है ये एक एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 करके लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड, ये असल में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है। और नीचे वाला जो सवाल है प्रूव दैट अ मोशन ऑफ अ स्प्रिंग प्लेस ऑन एन आइडियल स्मूथ सरफेस, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा जी, एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। कह रहे हैं द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। द एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय XO। देखें ये जो हमारे पास यहाँ से लेकर, देखें ये बॉब है आपका, इसके जो छोटे छोटे हिस्से अगर मैं करूँ तो ये कहलाते हैं डिस्प्लेसमेंट। सही है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, x से। ये एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, ये एक छोटा डिस्प्लेसमेंट है। और अगर मैं कहूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा, तो ये चीज़ कहलाएगी क्या, एम्पलीट्यूड, जिसको डिनोट करते हैं किससे, XO से। सही है, तो इसकी मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला है वो क्या कहलाता है,
मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाता है एक्स ओ। सही है बेटा, तो ये हमने क्या लिख लिया, एम्पलीट्यूड। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो है वो एक डेरिवेशन है। इसमें प्रूफ करना है हम लोगों को कि अगर कोई बॉडी जो है वो स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर रखी हो तो उसकी जो मोशन होती है वो क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अच्छा, इस डेरिवेशन को कराने से पहले अभी तक जो मैंने आप लोगों को टॉपिक समझाया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, इसमें आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछें, वरना फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, चलें जी आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें एक डेरिवेशन है जो कि यहाँ पे थोड़ी सी लेंदी दी हुई है। चलें, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को फिजिकल क्लास में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 फिलहाल आप लोग छोड़ें और इसको मैं शॉर्ट करके आप लोगों को करवाऊंगा। यहाँ पे बहुत लेंदी है दी हुई है। सही है बेटा, आप लोग एक काम करें, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। पेज नंबर मैं आप लोगों को बताता हूँ, पेज नंबर 101 पे आ जाएं। पेज नंबर 101, नोट्स का पेज नंबर 101, और यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है वेव मोशन की। वेव मोशन क्या चीज़ होती है, कह रहे हैं वेव मोशन इज द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम ड्यू टू पीरियोडिक मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम अबाउट देयर मीन पोजिशन, और द फिनोमिना बाय विच एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड वेव मोशन। इसकी ये बाद वाली डेफिनेशन आसान है। इसमें कह रहे हैं कि जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही होती है तो उसकी जो मोशन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेव मोशन कहते हैं। सही है बेटा, जैसे साउंड है, साउंड एक जगह से दूसरी, साउंड एक एनर्जी है, जब एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है तो एक वेव की सूरत में मूव होती है। सही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेव मोशन कहते हैं। इसी तरीके से लाइट है, लाइट जब भी एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है तो उसकी भी जो है वो मोशन जो है वो क्या कहलाती है, वेव मोशन कहलाती है। अच्छा, अब वेव मोशन मोशन की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। पेज नंबर 102 पे आ जाए। पेज नंबर 102 पे हमारे पास 2 टाइप्स दी हुई हैं। एक है ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अच्छा जी, ट्रांसवर्स वेव क्या चीज़ है, देखें मैं आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ। पेज नंबर 102 पे देखें, कह रहे हैं such type of waves in which particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of motion of waves are called transverse waves. The waves in which amplitude is perpendicular to direction of wave motion. देखिए नीचे आपके पास जो है वो एग्जाम्पल दी हुई है। ये इस तरीके की जो मोशन होती है, जब भी कोई चीज़ जो है वो ट्रैवल कर रही हो इस तरीके से, तो ये वाली जो वेव है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। आप लोग ज़रा अपनी स्क्रीन पे देखें, ये वाली वेव जो है वो क्या कहलाती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। सही है, क्योंकि इसमें बॉडी क्या हो रही होती है, ऊपर जाती है, यानी जो भी पार्टिकल मूव हो रहा है आगे की तरफ वो पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो ये जो उसकी मूवमेंट है ऊपर नीचे, ये जो है वो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। सही है, यानी ऊपर ये जो स्ट्रेट लाइन आती है ऊपर से, जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। सही है, तो ये पार्टिकल क्या हो रहा है, ऊपर से जो है वो नीचे की तरफ आता है,
सही है। तो ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होते हैं, पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलरली मूव हो रहे होते हैं। अच्छा जी, इसके जो है कुछ पार्ट्स हैं। देखिए जैसे ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कहलाता है क्रेस्ट, CREST। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये कहलाता है ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। सही है बेटा। तो ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर ये जो हमारे पास ऊपर वाले हिस्से हैं ये तमाम, ये वाला भी, ये वाला और ये वाला, ये तमाम क्या कहलाते हैं, क्रेस्ट कहलाते हैं। और ये जो नीचे वाले जो इसके पार्टिकल, नीचे वाला जो इसका हिस्सा है ये क्या कहलाता है, ट्रफ कहलाता है। अच्छा, एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट के दरमियान जो फासला है ये कहलाता है वेव लेंथ। वेव लेंथ, इसको डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा से। ये मैंने यहाँ पे जो है वो एक लैटिन सिंबल बनाया जो कि क्या है, लैम्डा है। ये देखें कुछ ऐसा होता है, यहाँ बना देता हूँ दोबारा। सही है बेटा। तो एक क्रैश से लेकर दूसरे क्रैश के दरमियान का जो फासला है वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। इसी तरीके से एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ के दरमियान जो फासला है वो भी क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। सही है जी। तो ये जो है मैंने आप लोगों को ट्रांसवर्स वेव्स बना के दिखाई। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको। एग्जांपल में सबसे पहले कह रहे हैं रेडियो वेव्स, जो आपके रेडियो वेव्स होती हैं, सही है, वो तमाम क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। इसी तरीके से लाइट वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। माइक्रोवेव्स जो होती हैं, वेव इन अ स्ट्रिंग और वेव इन वाटर ड्यू टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। अगर आप पानी में जो है पत्थर फेंकें तो उसके अंदर जो वेव्स बनती हैं वो वेव्स भी क्या कहलाती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसी होती हैं, देखिए मैं आप लोगों को बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस तरीके की जो वेव्स होती हैं, जो आप लोग जो है वो इस तरीके की लाइन जो है वो ईसीजी रिपोर्ट के अंदर जो नज़र आती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। सही है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन में यहाँ से पढ़ देता हूँ। द वेव्स इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सही है। तो ये ऐसी मोशन जिसके अंदर पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करें मोशन की डायरेक्शन में। अब देखें ये जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं ये क्या हो रहे होते हैं, वाइब्रेट हो रहे होते हैं। अच्छा, इसमें जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं आपको वो क्या दे रहे हैं, साउंड वेव्स एग्जाम्पल दे रहे हैं, और इस तरीके से सेस्मिक वेव्स जो कि अर्थक्वेक को जो है वो मेजर करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेस्मिक वेव्स भी कहते हैं। सही है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में जो है वो डिफरेंसेस दिए हुए हैं। अच्छा, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे पास हैं, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं इनमें जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो आपस में करीब करीब होता है, इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन। और ये वाला हिस्सा होता है जिसमें थोड़ा सा गैप होता है, ये कहलाता है रेयरफेक्शन। सही है बेटा। अच्छा, अब आप लोग जो है वो एक काम करें, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है वो कुछ आप लोगों को क्या दिए हुए हैं, डिफरेंसेस दी हुई हैं। सही है। जल्दी से आप लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ें, उसके बाद जो है वो मैं आप लोगों को जो है वो आगे का सवाल कराता हूँ। सही है बेटा। आप लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ें, मैं इसके बाद आप लोगों को आगे के सवाल कराता हूँ।
अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों ने जो है वो पढ़ लिया होगा, मुझे उम्मीद है। अच्छा जी सर, डेरिवेशन फिजिकल क्लास में करवाएंगे। हाँ बेटा, कुछ डेरिवेशन ऐसी हैं जो कि यहाँ पे ऑनलाइन कराना बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ख़ास तौर पे बीटा इक्वल 3 अल्फ़ा थोड़ी बड़ी डेरिवेशन है। तो इंशाल्लाह जब हम लोग फिजिकल क्लास में जो है वो आप लोग आएंगे तो फिर जो है वो आप लोगों को डेरिवेशन कराएंगे। सही है बेटा। तो ये डेफिनेट डिफरेंसेस आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 में जो मौजूद है वो पढ़ लिए होंगे। एक दफ़ा जो है मैं इसको पढ़ के, अगर कोई इसमें मसला है तो वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। अच्छा जी, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव में कहा जा रहा है दीज आर द वेव्स इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। सही है। ये वाली जो वेव्स मैंने आप लोगों को बताई थी जो कि इस तरीके से होती हैं, ये इस तरीके की जो वेव्स हैं, ये जो मैंने नीचे बनाई, ये कहलाती हैं ट्रांसवर्स वेव्स, क्योंकि इनके अंदर जो है वो परपेंडिकुलरली जो है वो पार्टिकल मूव हो रहे होते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर क्या होता है, दीज आर द वेव्स इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। और इसके अंदर पार्टिकल जो है, ये जो ऊपर बनी हुई है, ये जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। इसके अंदर जो है वो पार्टिकल्स क्या हो रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो छोटे छोटे, यानी परपेंडिकुलरली नहीं हो रहे होते, मगर क्या होते हैं, आराम आराम से जो है वो आगे की तरफ जो है वो बढ़ रहे होते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर जो है वो क्या होता है, क्रेस्ट होता है और ट्रफ होता है। सही, मैंने आपको बताया था, ये ऊपर वाला हिस्सा क्रेस्ट है और नीचे वाला जो है वो क्या है, ट्रफ है। इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर क्या होता है, दे कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन। इसके अंदर कॉम्प्रेशन होती है, ये वाला हिस्सा कॉम्प्रेशन, और ये वाला हिस्सा क्या है, रेयरफेक्शन। सही है बेटा। अच्छा जी, ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर कहा जा रहा है कि रिजिडिटी ऑफ मीडियम इज नेसेसरी फॉर देयर प्रोपगेशन। इसका मतलब ये है कि इन वेव्स को, ये जो आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स हैं ये नीचे वाली, इनको आगे बढ़ने के लिए कोई मीडियम, किसी मीडियम का होना ज़रूरी है। चाहे वो हवा हो, सही है, चाहे वो कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी चीज़ मौजूद होनी चाहिए। सही है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव्स जो होती हैं वो बगैर मीडियम के मूव नहीं होती। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, क्या है, रिजिडिटी ऑफ मीडियम इज नॉट नेसेसरी फॉर देयर प्रोपगेशन। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो बगैर किसी मीडियम के भी जो क्या हो जाती हैं, ट्रैवल हो जाती हैं। जैसे कि हमारे पास जो है वो वैक्यूम है, तो कुछ चीज़ें, कुछ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी हैं जो वैक्यूम के अंदर भी क्या हो जाती हैं, मूव हो जाती हैं। सही है बेटा। अच्छा जी, चौथा डिफरेंस जो इसके अंदर है वो कह रहे हैं देयर वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टेंशन मास पर यूनिट लेंथ ऑफ मीडियम। इनकी वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेंशन के ऊपर और मास पर यूनिट लेंथ ऑफ मीडियम। और जो मीडियम है उसकी जो है वो डेंसिटी समझ लें, उसकी डेंसिटी के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द मीडियम, यानी किसी एक लेंथ, एक फॉर एग्जांपल देखें, ये एक लेंथ है, इसके ऊपर मास कितना है। सही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ अगर फॉर एग्जांपल 1 मीटर है और इसका मास जो है वो 2 किलोग्राम है। सही है। तो ये जो है, इन दोनों का जब रेशो निकाला जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, इन दोनों को जब डिवाइड किया जाएगा तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, इसकी वेलोसिटी इनके ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो ये मास पर यूनिट लेंथ ऑफ मीडियम। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो क्या कह रहे हैं, देयर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम और इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। इलास्टिसिटी का मतलब जो है वो पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 11 में, कि इलास्टिसिटी का मतलब जो है वो लचक होता है। सही है। कोई भी बॉडी जो है जिसके ऊपर आप फोर्स लगाएं और वो क्या करे, अपनी असल हालत में वापस आ जाए, यानी उसकी वो पावर कि वो फोर्स को क्या कर ले, रेजिस्ट कर ले। सही है। जैसे कोई रबर है, अगर आप रबर को, जो है रबर बैंड है आपके पास, रबर बैंड को जब आप स्ट्रेच करके रिलीज करते हैं तो वो अपनी असल हालत पे वापस आ जाता है। तो ये जो उसका
क्वालिटी है, ये जो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो अपनी असल जगह पे वापस आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। सही बेटा, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आप लोगों को कराया। इसके बाद जो है इस चैप्टर में मज़ीद जो टॉपिक्स हमारे पास मौजूद हैं, पेज नंबर आप लोग आ जाएं 105 के ऊपर, पेज नंबर 105, पेज नंबर 105 पे क्वेश्चन नंबर 18 है। साउंड का टॉपिक जो है हमारे पास इस चैप्टर में मज़ीद मौजूद है। अच्छा जी, साउंड क्या चीज़ है, कह रहे हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साउंड, हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस एंड प्रोपागेट्स। साउंड क्या चीज़ है और कैसे जो है वो प्रोड्यूस होती है और प्रोपागेट होती है। प्रोपागेट का मतलब होता है बेटा आगे बढ़ना। पहली बात तो ये पूछ रहे हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वो आगे किस तरीके से बढ़ती है। सही है। तो अच्छा जी, तो इसमें जो है वो पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ। आप लोग पेज नंबर 105 क्वेश्चन नंबर 18 देखें। कह रहे हैं साउंड इज द सेंसेशन प्रोड्यूस इन एयर व्हेन समबडी वाइब्रेट। कह रहे हैं जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट होती है तो उसकी सेंसेशन जो महसूस करता है हमारा कान, उसे हम लोग क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। और द क्वालिटी ऑफ एयर बाय विच इट फील्स एन एक्शन और हियरिंग समथिंग नोन एज साउंड। या ये साउंड जो है वो एक क्वालिटी है एयर्स की, जिसके ज़रिए से वो क्या करता है, किसी भी चीज़ के एक्शन को वो क्या कर लेता है, सुन लेता है। सही है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस। साउंड के प्रोड्यूस होने के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, द क्वालिटी एयर बाय विच इट फील्स एन एक्शन और हियरिंग समथिंग इज नोन एज साउंड। व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड साउंड इज प्रोड्यूस। प्रोपगेशन ऑफ वेव्स डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। अच्छा जी, कह रहे हैं कि जब भी कोई बॉडी जो है वो 1 सेकंड में 20 टाइम्स वाइब्रेट होती है तो उसके अंदर से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। और साउंड को आगे बढ़ने के लिए कुछ फैक्टर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। उनमें सबसे पहला जो है वो क्या है, वाइब्रेटिंग बॉडी है। दूसरा क्या है, एनिलास्टिक मीडियम है। और तीसरा क्या है, रिसीवर लाइक एयर है। अब देखिए, वाइब्रेटिंग बॉडी का मतलब ये है कि जितनी वाइब्रेटिंग बॉडी का साइज़ जितना ज़्यादा होगा, उसके अंदर से निकलने वाले साउंड का भी जो है वो साउंड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे आप लोगों ने स्पीकर्स देखे हैं, छोटे स्पीकर होते हैं, बड़े स्पीकर होते हैं। बड़े स्पीकर्स के अंदर से साउंड ज़्यादा आता है। उसकी वजह क्या है कि उनका एरिया क्या है, बड़ा है। तो जैसे जैसे स्पीकर्स का एरिया बड़ा होता जाता है, उसके अंदर से साउंड भी जो है वो क्या होता है, ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से इलास्टिक मीडियम, यानी साउंड जो प्रोपागेट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है, तो उसके दरमियान में मीडियम कौन सा मौजूद है। अगर उसके दरमियान में हवा मौजूद है तो साउंड ज़्यादा अच्छा प्रोपागेट होगा। अगर उसके अंदर उसके दरमियान कोई सॉलिड मौजूद है तो भी साउंड प्रोड्यूस प्रोपागेट होगा, मगर उसकी मिकदार थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर उसके दरमियान कोई लिक्विड मौजूद है तब भी साउंड प्रोपागेट तो होगा, मगर उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। सही है। और तीसरी चीज़ कह रहे हैं, रिसीवर लाइक एयर। तो साउंड जो है वो रिसीवर यानी एयर की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बहुत से जो है वो लोग ऐसे होते हैं जिनको कम सुनाई देता है। इनका मतलब उनके कान जो है वो क्या होते हैं, थोड़े से कम सुनते हैं। तो ये साउंड के जो हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े। सही है बेटा, आज की क्लास को जो है वो हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप लोगों को कोई सवाल पूछते हैं तो पूछें। अब आप लोगों की आज इंग्लिश की, अब इसके बाद इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होगी। इसमें अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें कुछ पूछते हैं तो पूछें, वरना फिर हम लोग आगे जो है वो क्लास को ऑफ करते हैं। बेटा पेपर का आप लोगों को बता देंगे कि कब होंगे। चलें जी, क्लास ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफिज़।